क्या होता अगर आप किसी रात अकेले जंगल में चल रहे हों और अचानक एक अजनबी साया आपके सामने आ जाए? क्या आप भाग सकते हैं या फिर वह साया आपका पीछा करेगा? आज हम जानेंगे काली पहाड़ी के उस खौफनाक रहस्य के बारे में जहां कोई वापस नहीं लौटता। क्या आर्यन अपनी जान बचा पाएगा या फिर वह भी उस डायन के जाल में फंस जाएगा? जानने के लिए देखें ये डरावनी कहानी स्ट्रेंज के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेंज हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं स्ट्रेंज और आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाएंगे जो चांदपुर गांव की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। यह कहानी एक ऐसी पहाड़ी के बारे में है जहां हर अमावस की रात एक काली डायन प्रकट होती है और उसके बाद जो भी उस रास्ते पर जाता है कभी वापस नहीं लौटता। चांदपुर गांव में एक पुरानी कहावत थी कि जो भी काली पहाड़ी के पास जाता है वापस नहीं लौटता। यह पहाड़ी गांव के उत्तर दिशा में लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित थी और उस पर जाने के रास्ते में घना जंगल था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस पहाड़ी पर एक डायन का साया है जिसे वे काली पहाड़ी की डायन कहते थे। यह डायन हर अमावस की रात अपनी झलक दिखाती थी और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती थीं। गांव में हर कोई इस कहानी से वाकिफ था। हर कोई जानता था कि काली पहाड़ी से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ जिज्ञासु युवक वहां जाने का प्रयास करते। उन सबों में से अधिकतर वापस लौट आते थे, लेकिन जो भी कभी लापता हुआ उसे फिर किसी ने नहीं देखा। इसी डर के कारण लोग रात को उस रास्ते पर जाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। आर्यन एक जिज्ञासु और साहसी युवक था। वह बचपन से ही इन कहानियों को सुनता आ रहा था, लेकिन उसे इन पर विश्वास नहीं होता था। वह सोचता था कि यह सब अंधविश्वास है और लोग बिना कारण डरते हैं। आर्यन के मन में हमेशा इस पहेली को सुलझाने की ये इच्छा थी। उसे जानना था कि काली पहाड़ी पर सच में कुछ है या यह महज एक कहानी है। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने अपना इरादा जाहिर किया। मुझे काली पहाड़ी पर जाकर देखना है कि सच में वहां कोई डायन है या नहीं। यह बस एक झूठी कहानी है और मैं इसे सबके सामने साबित कर दूंगा। उसके दोस्त, जिसमें अनिरुद्ध और विकास भी शामिल थे, उसकी बात सुनकर चौंक गए। अनिरुद्ध ने घबराते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या आर्यन? किसी ने उस पहाड़ी पर जाकर चैन की नींद नहीं पाई है। वहां सच में कुछ है जो किसी को शांति से वापस नहीं आने देता। विकास ने भी सहमति जताई। हाँ आर्यन, हमें हमारे बुजुर्गों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। वे बेवजह यह सब नहीं कहते। लेकिन आर्यन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने दोस्तों की डर को नजरअंदाज किया और ठान लिया कि वह अकेले ही पहाड़ी पर जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अमावस की रात जब चांद पूरी तरह से अंधेरे में छिप गया था और पूरा गांव गहरी नींद में था, आर्यन अपने बैग में एक टॉर्च, कुछ खाद्य सामग्री और एक ताबीज रखकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। ताबीज उसके दादाजी ने उसे दी थी और उसे विश्वास था कि यह उसकी रक्षा करेगी। जंगल का रास्ता बेहद सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा की सिहरन और पेड़ों की पत्तियां किसी डरावने संगीत की तरह बज रही थीं। आर्यन ने खुद को साहसी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना सूखा पेड़ दिखा जिसकी शाखाएं हवा में लहराते हुए मानो किसी की चीख की तरह लग रही थीं। कुछ ही दूरी पर उसे पहाड़ी के काले पत्थर दिखाई देने लगे। आर्यन ने धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचा, उसे वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। वहां दूर एक घने पेड़ों का झुंड था और उसी के पीछे एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। आर्यन ने अपने कदम उस झोपड़ी की तरफ बढ़ाए। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं रहा था। जैसे ही वह झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने उसे फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया।
तभी उसे अपने आसपास हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने अपने दाएं बाएं देखा, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कुछ नजर नहीं आई। फिर अचानक से उसने एक अजीब सी गंध महसूस की, जैसे किसी ने सड़ी गली चीजें वहां बिखेर रखी हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह समझ गया कि यहाँ कुछ गलत है। तभी उसे झोपड़ी के पास एक स्त्री का साया दिखाई दिया। वह काले कपड़े पहने थी, उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक खौफनाक ठहराव था, मानो वह आर्यन की आत्मा को निगलने आई हो। आर्यन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और उसने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की। तभी वह स्त्री एक डरावनी हंसी हंस पड़ी और बोली, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारा पीछा करूंगी जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे। आर्यन के कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी और वह बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। आर्यन किसी तरह भागता हुआ गांव वापस लौट आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। गांव के लोग उसे इस हालत में देखकर चौंक गए। कुछ बुजुर्गों ने उसके पास आकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन आर्यन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि आर्यन ने काली पहाड़ी पर डायन का सामना किया है। लोग डर के मारे उसके घर के पास भी नहीं जाते थे। आर्यन भी अपनी इस यात्रा के बाद गंभीर और चुप रहने लगा। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता मानो कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। रमा चाची, गांव की बुजुर्ग महिला जो डायन की कहानियां सुनाती थीं, ने कहा, तुमने डायन की शांति भंग कर दी है बेटा, अब वह तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। आर्यन पिछले कुछ दिनों से अपने घर में कैद सा हो गया था। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूमता, काली पहाड़ी पर काले कपड़ों में लिपटी वह औरत, उसकी लाल चमकती आंखें और उसकी डरावनी हंसी। आर्यन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह सो नहीं पाता था, खाने का मन नहीं करता था और रात में उसे लगातार किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। एक दिन अनिरुद्ध और विकास उसके घर आए और बोले, आर्यन, तुझे इस हाल में देखकर दुख हो रहा है, हमें बता वहां पहाड़ी पर क्या हुआ था। आर्यन ने उन दोनों की ओर खाली नजरों से देखा और कांपती आवाज में कहा, वहां सच में कुछ है, एक डरावनी औरत, एक डायन, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। उसने कहा है कि मैं उसे जगा चुका हूं, अब वह मुझे चैन से नहीं रहने देगी। अनिरुद्ध और विकास को आर्यन की बातें सुनकर भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन आर्यन के चेहरे पर जो खौफ था उसने उन्हें डरा दिया। अनिरुद्ध ने सुझाव दिया, हमें रमा चाची के पास चलना चाहिए, उन्होंने बचपन में इस डायन की बहुत कहानियां सुनाई हैं, शायद वह हमें कोई उपाय बता सकें। आर्यन, अनिरुद्ध और विकास तीनों रमा चाची के घर पहुंचे। रमा चाची गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं और उन्हें डायनों और भूत प्रेतों की कहानियों का पूरा ज्ञान था। उन्होंने तीनों को अंदर बुलाया और उनके चेहरे की घबराहट को देखकर तुरंत समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। रमा चाची ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने सहमे हुए क्यों हो? आर्यन ने सारी बातें चाची को बताई, काली पहाड़ी पर जाना, डायन का सामना करना और उसके बाद उसके पीछे लगा यह डर। रमा चाची ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने डायन की आत्मा को जागृत कर दिया है, उसे शांति तभी मिल सकती है जब उसका बदला पूरा हो। विकास ने पूछा, लेकिन चाची, यह डायन है कौन? आखिर उसे बदला किससे चाहिए? रमा चाची ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में वृंदा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। कुछ लोगों ने उसके साथ बुरा किया, उसे मारकर काली पहाड़ी पर दफना दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने डायन का रूप धारण कर लिया। अब वह हर अमावस की रात उस पहाड़ी पर प्रकट होती है और बदला लेने का प्रयास करती है। आर्यन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो मैं क्या करूं चाची? वह मुझे नहीं छोड़ेगी। रमा चाची ने गहरी सोच में कहा, तुम्हें पंडित महादेव के पास जाना चाहिए। वह तंत्र मंत्र के जाता हैं और उन्हें ऐसी आत्माओं को शांत करने का ज्ञान है।
अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वह सिर्फ वही है। अगले दिन आर्यन और उसके दोस्त पंडित महादेव के पास पहुंचे। पंडित महादेव अपने घर के बाहर एक पुरानी चौकी पर बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और अनुभव की लकीरें स्पष्ट थीं। आर्यन ने उन्हें पूरी बात बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई। पंडित महादेव ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बोले, यह आसान नहीं होगा। जो आत्माएं बिना न्याय के मारी जाती हैं, वे बहुत ताकतवर होती हैं। वृंदा की आत्मा बदले की आग में जल रही है। उसे शांति तभी मिल सकती है जब हम उसकी आत्मा को उसके कष्टों से मुक्ति दिला सकें। आर्यन ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा पंडित जी? पंडित महादेव ने कुछ सोचा और बोले, अगली अमावस की रात को हम काली पहाड़ी पर एक यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ में वृंदा की आत्मा को बुलाना होगा और उसे विश्वास दिलाना होगा कि उसकी मृत्यु का कारण बने लोगों को सजा मिल चुकी है। लेकिन याद रखना, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आर्यन ने सहमति जताई। उसे पता था कि यह उसकी एकमात्र उम्मीद थी। अमावस की रात नजदीक आ रही थी और पंडित महादेव, आर्यन, अनिरुद्ध और विकास यज्ञ की तैयारी में जुट गए। पंडित महादेव ने गांव वालों से कहा कि वे उस रात अपने घरों में रहें और किसी भी कीमत पर काली पहाड़ी की तरफ न जाएं। गांव के लोग डर से सहमे हुए थे और उन्होंने पंडित जी की बात मान ली। यज्ञ सामग्री इकट्ठा की गई, हवन कुंड, मंत्र पुस्तिकाएं और ताबीज। पंडित महादेव ने सबको एक एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को अपने गले में पहनकर रखना। यह तुम्हें डायन की बुरी शक्तियों से बचाएगा। अमावस की रात आ चुकी थी। चारों लोग काली पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में सन्नाटा था, लेकिन हर कदम के साथ एक अजीब सा डर उनके दिलों में घर कर रहा था। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी और अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जैसे ही वे पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचे, पंडित महादेव ने हवन कुंड को जलाया और मंत्र जाप शुरू किया। धीरे धीरे धुएं का घेरा चारों ओर फैलने लगा। पंडित महादेव ने कहा, अब मैं वृंदा की आत्मा को बुलाने का मंत्र पढ़ूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इस दौरान किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्र का टूटना नहीं चाहिए। आर्यन और उसके दोस्त कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने साहस बनाए रखा। पंडित महादेव ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, जंगल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगे और ठंडी हवाएं तेज होने लगीं। अचानक आर्यन को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। उसने पंडित बाजी की बात याद रखी और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उन्हें एक स्त्री की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उस आवाज जिसमें क्रोध और दुख था, जो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। पंडित महादेव ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, वृंदा, तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल सकती है। हम तुम्हें न्याय दिलाने के लिए यहाँ हैं। छोड़ दो इस दुनिया को और अपने कष्टों से मुक्त हो जाओ। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक अंधकारमय आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह वृंदा थी, काली पहाड़ी की डायन। वृंदा ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। मुझे न्याय चाहिए। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होता। पंडित महादेव ने अपनी आंखें बंद कर मंत्र पढ़ते हुए कहा, वृंदा, हम समझते हैं तुम्हारा दर्द। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हें बदला मिल चुका है। अब तुम इस संसार को छोड़कर चली जाओ। वृंदा की आंखों में एक पल के लिए आंसू झलके, लेकिन फिर उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह सब इतना आसान नहीं है। मेरे दिल में अभी भी आग है। पंडित महादेव ने अंतिम मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ में एक ताबीज डाल दिया। तेज रोशनी फैल गई और वृंदा की चीखें गूंजने लगीं। धीरे धीरे वह रोशनी में विलीन हो गई और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। इस प्रकार
डायन का अंत हो गया और गांव में शांति लौट आई।